Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, today topic is इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म का मतलब है कि जो कोनिफर्स हैं, साइकस हैं, फेडरल्स हैं, निटेल्स हैं, टैक्सिल्स हैं और बहुत सारे दूसरे ग्रुप भी हैं। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है गाइस उसमें हमारा पाइनस, साइकस और इफेड्रा के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। तो जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मैंने जो ये क्वेश्चंस बनाए हैं ज़्यादातर कंसनट्रेटेड है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इन दीज थ्री प्लांट्स, मतलब साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा से। तो विदाउट एनी डिले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस सीरीज का पहला क्वेश्चन। सैगो पाम इज, देखिए सैगो पाम इज ए कॉमन नेम ऑफ ए प्लांट, ठीक है। अब किस प्लांट स्पेशली साइकस, पाइनस और इफेड्रा, इसके अलावा दूसरे प्लांट भी हो सकते हैं बट कंसंट्रेशन यहीं पे है कि साइकस, पाइनस और इफेड्रा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करूंगा। तो सैगोपाइम इज ए कॉमन नेम ऑफ गाइस। तो ये जो प्लांट होता है हमारा साइकस रम्फी, इसके जो सीड्स होते हैं ना उससे एक मतलब कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च रिच मटेरियल होता है, उसकी वजह से उसे सागोपाम के नाम से जाना जाता है। स्पेशली उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें रोस्टेड करके खाया जाता है और उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, तो उससे नाम आता है सैगोपाम। तो गाइस ये जो टर्म यूज़ करा जाता है साइकस रम्फी, ठीक है, उस स्पीसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं बॉइल्ड सीड्स ऑफ विच स्पीसीज ऑफ साइकस कंज्यूम्ड बाई इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान। अंडमान में जो जनजातियाँ हैं ट्राइबल्स, उनके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान। बाकी दूसरे लोग भी हैं, अब हम जनजातियों की बात कर सकते हैं। बॉइल्ड सीड्स वो खाते हैं, साइकस की किस स्पीसीज की खाते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया है कि उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम फूड मटेरियल लेते हैं तो हमारा जो राइस होता है, वीट होता है, स्पेशली दूसरी चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी कंसंट्रेशन होती है। तो इसीलिए साइकस की किस स्पीसी के सीड को बॉइल्ड करके खाते हैं। तो इसका सीधा आंसर फिर होगा साइकस रम्फी। तो यही क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है कि सैगोपाइम उसी कहते हैं, स्पेशली अंडमान निकोबार आपने देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं सैगो। देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। सैगो ए स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइकस ट्री, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ट्री, इससे भी देख सकते हैं। अब उसके सीड के अलावा उसके दूसरे पार्ट में भी ये वाला जो केमिकल होता है, मतलब स्टार्च जिसे हम सैगो कहते हैं, तो साइकस के किस पार्ट से अगर हम इकोनॉमिकली उसे एक्सट्रैक्ट करें या ऑब्टेन करें तो साइकस ट्री के किस प्लांट से, स्पीसीज तो पता है साइकस रम्फी या दूसरी भी साइकस की स्पीसीज में काम आती है, बट जो सीड्स की फार्म है वो साइकस रम्फी की बॉइल्ड करके खाते हैं लोग, ठीक है। तो सैगो ए स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम साइकस ट्री फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री के किस पार्ट से निकालते हैं? पिथ, सेकेंडरी जाइलम, कार्टेक्स, मेडुलरी रेज, आपने सुना होगा गाइस। ये देखिए बुड वाला पार्ट होता है, अब साइकस में बुड तो आती नहीं है, आपको पता है, ठीक है। साइकस कार्टेक्स और पिथ ये थोड़ा सा लार्ज होते हैं, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये पिथ और कार्टेक्स वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, मतलब हैवी होता है। मेडुलरी रेंज भी एक डेवलपमेंटल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चा जो करेक्ट आंसर है पिथ और कार्टेक्स में जो हो सकता है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी जाइलम नहीं बनता, तो पिथ और कार्टेक्स वाला पोर्शन काफ़ी हाई होता है। तो जो सैगो होता है ये ऑब्टेन करा जाता है आपका पिथ वाले रीजन से। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साइकस। साइकस के बारे में कौन सी बात सही है, या इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की सिनेरियो को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है कि सीड्स ऑफ सम साइकेट्स, मतलब साइकेट्स, ठीक है, यूज्ड एज फोडर। फोडर मतलब जो हमारे जो कैटल्स होते हैं उनके लिए फूड मटेरियल का प्राप्त करना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके सीड्स खा जाते हैं। लीव्स यूज्ड इन मैट मेकिंग, जो इसकी लीव्स होती हैं जिन्हें निडल्स बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, वो मैट मेकिंग, ठीक, चटाई वगैरह बनाने के काम आती हैं, बिल्कुल सही बात है। बॉइल्ड यंग लिप्स आर ईटन एज वेजिटेबल, देखिए सीड तो खाई जाते हैं मगर इसकी जो बॉइल्ड यंग लिप्स होती हैं उन्हें भी बॉइल्ड करके खाया जाता है। और फोलिएज लीव्स रिमेन फ्रेश लॉन्ग पीरियड यूज फॉर डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग में इसकी जो फोलिएज लीव होती हैं वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं, तो बहुत सारे जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उन पे एज ए डेकोरेटिंग मटेरियल के फॉर्म में हम इन्हें यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये सभी स्टेटमेंट जो है ठीक है कि इसके सीड्स होते हैं वो फोडर के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं, लीव्स चटाई मेकिंग में, बॉयल्ड एंग लिप्स वेजिटेबल की फार्म में, और फोलिएज दो टाइप की लिप्स होती हैं। फोलिएज जो होती है वो फ्रेश रहती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, इसलिए इन्हें हम डेकोरेटिंग पर्पजेज में यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ डिफरेंट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस कल्टिवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल ट्री। देखिए साइकस ट्री ही है मगर छोटा सा होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब ये दो ऑर्नामेंट, एक तो हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बिल्डिंग्स होती हैं, दूसरा हमारा हाउस, दो टाइप के ऑर्नामेंटल की बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बात करा है कि इन फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ साइकस कल्टिवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल, तो आपने देखा होगा साइकस बेडोमाई के बारे में मैंने बताया था, तिरुमाला हिल्स ऑफ दी आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पाया जाता है, एंडेमिक होता है। तो ज़्यादा सी बात है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि तो एंडेमिक है,
उसके बाद साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस रम्फी। और रम्फी देखिए इंडिया में इंडियन स्पीसीज बाहरी स्पीसीज है। तो अब एक पॉइंट यहाँ से ये आता है, जो ऑर्नामेंटल में यूज़ करते हैं वो दूसरी कंट्री के प्लांट होते हैं मोस्टली, क्योंकि वो हमारे यहाँ नेचुरल फार्म में ग्रो नहीं करते, तो उन्हें एज ऑर्नामेंटल या डिफरेंट पर्पज अपने हाउस में कंट्रोल्ड कंडीशन में रख लेते हैं। तो इससे भी आप आइडिया कर सकते हैं कि ऑर्नामेंटल में कौन सी स्पीसीज यूज़ की जा सकती है। गाइस देखिए रम्फी इंडिया में पाया जाता है, सर्सिनेलिस भी पाया जाता है, बेडोमई पाया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। मगर जो आपका साइकस रिवोल्यूटा का ये कि इंडियन स्पीसीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल फॉर्म अपने हाउसेज वगैरह में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी, साइकस रिवोल्यूटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पाइनस। अब पाइनस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, साइकस पे चलता रहेगा, पाइनस के बारे में बात कर लेते हैं। सम स्पीसीज आर चीप सोर्स ऑफ सेलुलोज एंड पेपर्स। देखिए पाइनस बहुत बड़े ट्री होते हैं, सबसे बड़े ट्री, सबसे बल्कि ट्री पाइनस ग्रुप से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सम स्पीसीज जो होती है उसकी चीप सोर्स, जैसे सेलुलोज और पेपर दोनों, मतलब सेलुलोज डायरेक्टली, पेपर, वुड गैस, वुड टार, वुड एंड अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइनस। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं कि वुड गैस, वुड टार, वुड और अल्कोहल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइनस, ठीक है। देखो आजकल अल्कोहल तो सभी बायोमास से, बायोफ्यूल है, उससे बन रहा है, तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह गया। अब रह गया वुड गैस और वुड टार, ये बहुत बड़े ट्री होते हैं, उनके अंदर रेजिन कैनाल्स होता है, तो इसे टार वाली बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। उसी से इनका आता है वुड गैस का कॉन्सेप्ट, ये भी चीज़ इसके बारे में, ठीक है। सी स्टेटमेंट है वुड यूज इन मेकिंग मैच स्टिक्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, डूर्स एंड विंडो। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी वुड, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें चीड़ की लकड़ी से बोलते हैं और खैल की लकड़ी, ये दोनों पाइन्स होते हैं। तो ये आपने देखा होगा मैच स्टिक, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रिक पोल्स, पहले ज़माने में इलेक्ट्रिक पोल्स बनते थे लकड़ी के, वो। और डोर्स एंड विंडो तो लाइट फर्नीचर बनाने में काम आता है, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स और मैच स्टिक, ये ध्यान रखें, मैच स्टिक वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है गाइस, बिल्कुल सही बात है ये। और चिरवुड एंड खैलवुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पाइनस, ये बात बिल्कुल सही है। खैर आपको ध्यान रखना है, खैर जो है गाइस वो एंजियोस्पर्म है, जैसे हम बोलते हैं कत्था। जो खैल है गाइस वो आपका जिम्नोस्पर्मिक वुड है, ठीक है। और चिरवुड या चीड़ की लकड़ी भी पाइनस से मिलती है, दोनों पाइनस है, मगर खैर जो होती है गाइस वो आपकी एंजियोस्पर्मिक वुड है। तो ध्यान रखना है खैर और खैल, ठीक है। तो खैल जो है बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एंड गिव करेक्ट आंसर। कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ स्टेटमेंट है, जैसे पहला है कि रेजिन ऑफ कॉमर्स, फॉसिलाइज्ड रेजिन जिसे हम अंबर बोलते हैं, खैलवुड, चिलगोजा। कहने का मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग कौन सी स्पीसीज ऑफ पाइनस से ये प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। तो पहला है रेजिन ऑफ कॉमर्स गाइस, ठीक है, जिसे हम, इसके दो इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। रेजिन ऑफ कॉमर्स जो होता है गाइस वो आपको पाइनस रॉक्सबर्गी से मिलता है, और इसी को हम रॉक्सबर्गी, अब ध्यान रखना आर से। तो चिरवुड जो होती है वो भी इसी प्लांट से मिलती है। यहाँ पर रेजिन ऑफ कॉमर्स जो होता है पाइनस रॉक्सबर्गी से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो फॉसिलाइज्ड रेजिन होता है जिसे हम अंबर बोलते हैं, ये आपका फाइनस सक्सिनीफेरा से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। खैलवुड आपको पता ही है, ये बैलिचियाना जिसे हम एक्सेल्सा भी बोलते हैं, दूसरी इसी स्पीसीज़ का नाम एक्सेल्सा भी होता है। और चिलगोजा पाइन जिरार्डियाना गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। बैलिचियाना को हम खैलवुड कहते हैं इसकी लकड़ी को, और जो चिलगोजा पाइन होता है, जैसे चिलगोजा ड्राई फ्रूट्स होता है, वो पाइन जिरार्डियाना से मिलता है। और रेजिन ऑफ कॉमर्स रॉक्सबर्गी से मिलता है, जिससे चिलवुड मिलती है, उसी से रेजिन मिलता है। और फॉसिलाइज्ड रेजिन जो होता है, जो हमारे मतलब जो फॉसिल्स हैं उनसे मिलता है, ठीक है, उसे अंबर बोलते हैं, वो आपको फाइनस सक्सिनीफेरा से मिलता है। जो करेक्ट आंसर ये है कि जो जिसके सामने बिल्कुल फ्रंट है वो ऑरेंज है, तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं विच ट्री अपीयर इन पाम लाइक। देखिए पाम लाइक का मतलब क्या हुआ, पाम का मतलब होता है कि कोई ब्रांचिंग ना हो, बिल्कुल टॉप पे एक पूरा बंच ऑफ लीव्स हो, ये बनाता है पाम, ठीक है। तो आपने देखा वो पाइनस तो गाई कौन बनाता है, और जो कोनिफरस ये भी कौन बनाता है, नीटम भी कौन बनाता है। तो बच्चा क्या गाइस, देखिए कोनिफर जितने भी होते हैं वो कौन बनाते हैं, या जैसे हम प्राइमेट बोल सकते हैं, मगर जो साइकस होता है ये पाम बनाता है, ठीक है। आपको मतलब बोतल टाइप, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं 9 में, विच जिम्नोस्पर्म ग्रो इन पार्क्स आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने का थोड़ा सा, कि विच जिम्नोस्पर्म ग्रो इन पार्क्स आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि हमारा घर, हमारा जो हाउस होते हैं जिसमें हम रहते हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पार्क थोड़ा बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से प्लांट का सिलेक्शन होता है कि उसमें जो ऑर्नामेंटल होते हैं वो साइकस हो सकता है, अरेकेरिया हो सकता है, थुजा हो सकता है, एबीज हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर हम बहुत इजीली बात कर सकते हैं, जो एबीज होता है ये थोड़ा सा लार्ज होता है। तो ये जो हमारे पार्क्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं नॉर्मली ऐसा वो देखा जाता है कि उसमें एबीज का हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है। ये कोनिफर से, करेक्ट आंसर आपका डी।
अभी आगे आएगा, हम उसे भी क्लियर कर देंगे हाउसेस वगैरह के लिए, ठीक है जी। अभी बस इतना देखें, एवी जो होता है तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग और जो इंस्टीट्यूशन और पार्क वगैरह होते हैं उसमें ऑर्नामेंटल बात होती है, एवी कोनीफर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं चिलगोजा। देखिए अभी बात करी थी चिलगोजा, वहीं भी आपको क्लियर हो गया चिलगोजा, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्पीसीज जो है जिसे चिलगोजा मिलता है गाइस। अब यहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चन को नहीं पूछा है यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म मोनोकाट है, जिम्नोस्पर्म कोनीफर है, जिम्नोस्पर्म साइकेट्स है या एंजियोस्पर्म डाइकाट है। तो आपको इतना ही तो पता है ये आपका जिम्नोस्पर्म कोनीफर है। करेक्ट आंसर आपका भी यहाँ पे कि कोनीफर प्लांट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं चिलगोजा ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज ऑफ पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमने आपको बता दिया था कि चिलगोजा जो होता है गाइस, जो एग्जाम में आता है उसमें एक स्पीसीज, मगर यहाँ पे मैं दूसरी स्पीसीज भी बताऊंगा जैसे चिलगोजा मिल सकता है। हमने बताया था रॉक्सबर्गी, जिसे हमने बोला था चीड़ पाइन या रेजिन मिलता है। सक्सिनिफेरा से अंबर मिलता है। बेलिचियाना और जरार्डियाना दो हमने आपको बताए थे गाइस वहाँ पे। तो आपको जो जरार्डियाना बताया था इससे आपको मिलता है चिलगोजा गाइस। करेक्ट आंसर आपका ए, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, जरार्डियाना से मिलता है चिलगोजा। इसके अलावा एक और स्पीसीज होती है पाइनस इडुलिस, इससे भी आजकल चिलगोजा मिलता है। तो ध्यान रखना है, जरार्डियाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इससे मिलता है, बट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द पाइनस इडुलिस। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं विच जिम्नोस्पर्म ग्रोन इन हाउस। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिम्नोस्पर्म या कोनीफर ग्रोन इन हाउसेस। हाउस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के कंपेयर में छोटे होते, तो वहाँ पे आपने देखा था एवीज लगाते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे एवीज है ही नहीं आपका, यहाँ पे साइकस है। आपने देखा इंस्टीट्यूशन में साइकस भी लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। थूजा पाइनस तो बहुत बड़ा ट्री होता है, तो घर में लग नहीं सकता। इस तरीके से आंसर निकला। अब हमारे पास अरेकेरिया और थूजा, हमने से पहले जो वीडियो बनाया तो उसमें हमने प्लांट दिखाए थे आपके, अरेकेरिया का भी दिखाया था, थूजा का। तो अगर आपने प्लांट का साइज़ देखा होगा तो आप बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं कि अरेकेरिया छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये हाउसेस में लगाया जाता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म ग्रोन इन हाउसेज एज ऑर्नामेंटल। देखिए तो यहाँ पे एक आपने देखा होगा साइकस प्लांट छोटा होता है, इंस्टीट्यूशन में लगता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अरेकेरिया आपको पता है कि ये हाउसेस में लगता है। अब यहाँ पे एक आंसर तो हमारा बी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी पता है, दूसरा आंसर डी भी हो सकता है कि अलब भी है, क्योंकि साइकस भी अगर बड़ा सा हाउस है तो आपका साइकस भी लग सकता है और थुजा भी और लगाया जाता है हाउसेस पे। तो इस तरीके जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइस, रेयर ऑफ द रेयर केस में आपका डी आंसर होता है। जब ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन हो तो आंसर डी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वैसे अगर जब आलाप बेबब ना हो इसमें और साइकस एरोकेरिया थुजा और पाइनस हो तो आंसर एरोकेरिया होगा यहाँ पे, ठीक है। रेडवुड काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स आपने देखा होगा, रेडवुड सिकोया, तो वही चीज़ है ये। रेडवुड क्या है, एंजियोस्पर्म डाइकाट है, एंजियोस्पर्म मोनोकाट है, कोनीफर है, साइकेट। तो सिंपल आंसर कोनीफर है पहले तो, रेडवुड कोनीफर है जो कैलिफोर्निया के उसमें, ठीक है गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं प्रोबेबली द मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर इन द वर्ल्ड टुडे। सबसे ज़्यादा टिकाऊ मतलब लकड़ी किस प्लांट से मिलती है। आप देख सकते हैं तीड़ की लकड़ी होती है, खैल की लकड़ी होती है, या डगलस पे जिसे सीडोस्यूगा मेंजाइसी बोलते हैं, या टेक्टोना ग्रैंडे जिसे हम क्या बोलते हैं सागौन गाइस। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको जो नहीं पता है सही से, डगलस फिर सबसे ज़्यादा मतलब टिकाऊ ड्यूरेबल लकड़ी मानी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ियाँ हैं, चीड़ की लकड़ी, खैल, बट सबसे ज़्यादा बट मोस्ट प्रोबेबली तो आपका है डगलस फिर। आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग वुड इज़ नॉट ए कोनीफर वुड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी वुड कोनीफर वुड नहीं है। खैर आपको खैर देखिए आप गलत ना होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल आंसर खैर। हमने बताया ना खैर एंजियोस्पर्म से, बस आंसर यहीं पर। ये जो कत्थे का प्लांट होता है उसे बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि खैल, चेत, डगलस फिर सब क्या है, ये सब कोनीफर्स हैं। करेक्ट आंसर आपका एक खैर जो लकड़ी, खैर और खैल इसमें डिफरेंस रखना है। खैर जो एंजियोस्पर्म है, खैल एंजियोस्पर्मिक है। खैर की लकड़ी एंजियोस्पर्मिक है, खैल आपका जिम्नोस्पर्मिक है। यहाँ पूछ रहा है कि नाट कोनीफर, तो कोनीफर तो गाइस खैल भी है, चीर भी है, डगलस फिर भी है, बट खैर की जो लकड़ी है वो आपकी एंजियोस्पर्मिक है, ठीक है। इस करेक्ट आंसर आपका ए, जो फैमिली फेवेसी का मेंबर होता है उससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ जिम्नोस्पर्मिक वुड। अब जिम्नोस्पर्मिक वुड की कौन सी क्वालिटी नहीं, ये बात हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग होती है, फ्री ऑफ नॉट्स, इसमें जो गांठें अंदर अंदर होती हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि लाइट वेट का मतलब आपने बताया क्वालिटी लाइट। जिम्नोस्पर्मिक वुड जो होती है लाइट वुड, इसे सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं। अगर मेरा वुड वाला आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें बहुत ईजिली डिफाइन किया है, सभी टाइप की वुड मैंने बताएंगे वहाँ पे, इरेक्शन वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड और आठमन वुड, इस तरीके से। और हैवीली यूज्ड इन प्लाईवुड और यूज्ड इन हैवी फर्नीचर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा आंसर निकल आएगा, ये लाइट वुड होता है, ठीक है। तो हैवी फर्नीचर बनाने में क्यों काम आएगा भैया। क्वेश्चन करा कि नॉट ए क्वालिटी, बाकी क्वालिटी स्ट्रांग होती है, हल्की होने के बाद स्ट्रांग बहुत होती है,
फ्री ऑफ नॉट, इसमें कोई भी वो नहीं, क्योंकि बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कोई नॉट्स वगैरह नहीं होती, और इसीलिए ये लाइट होने में प्लाईवुड में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। अब ये तो इंपॉर्टेंट हो। नॉट क्वालिटी तो कह रहा है यूज इन दी हैवी फर्नीचर है, बड़ा फर्नीचर कंस्ट्रक्शन में, तो ऐसा ये गलत है गाइज। इट इज़ नॉट ए क्वालिटी आपकी, हैवी फर्नीचर बनाने में इसकी लकड़ी का यूज़ नहीं किया जाता है गाइज। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, इन बिच फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। फिर देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिसेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसमें ऐड कर दी क्वेश्चन में। देखते हैं गाइस। पहला है खैर वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सिनेगेलिया कैटेचू ऑफ फेवेसी। बिल्कुल सही बात है। सिनेगेलिया कैटेचू जो प्लांट होता है, जो फैमिली फेवेसी जो आपका लेग्यूम प्लांट होता है, उसकी लकड़ी होती है, जैसे हम खैर की लकड़ी बोलते हैं। इसके बाद महोगोनी एक प्लांट वुड होती है। महोगोनी वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम दी स्वीटेनिया महोगोनी ऑफ फैमिली मिलेसी फैमिली का मेंबर होता है। और आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो महाराष्ट्र का सोलापुर इलाका है, वहाँ पे इस प्लांटेशन हुआ है इसका महोगोनी का। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। इसके बाद अफ्रीकन ब्लैकवुड, ये बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी है दुनिया की, सबसे ज़्यादा, और स्पेशली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बनाने में के लिए सुटेबल मानी जाती है, बस बहुत महंगी है। इसका रेड वुड हैविंग एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जो रेड वुड होती है, जो सिकोया हमने देखा सेम्परवेंस, वो रेड वुड होती है, उसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये जो स्टेटमेंट है ABCD एंड करेक्ट है, कि जो खैर वुड होती है वो सिनेगेलिया कैटेचू से मिलती है, जो फैमिली फैबेसी का है। और उसके बाद महोगनी वुड जो है वो आपकी स्वीटनिया महोगनी से मिलती है, फैमिली मिलेसी को बिलोंग करता है, और महाराष्ट्र के स्पेशली सोलापुर में इसका प्लांटेशन हुआ है रिसेंट ईयर में। और रिसेंट सबसे ज़्यादा अफ्रीकन ब्लैक वुड जो होती है वो हाईएस्ट कॉस्ट की होती है, मतलब उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और स्पेशली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती है। एंड नेक्स्ट वन है रेड वुड हैविंग एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं, कोनिफर यूज्ड एज सोर्स ऑफ पल्प वुड। पल्प वुड का मतलब जो गूदा होता है उससे, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। तो कौन सा मतलब स्पेशली, देखिए ऐसे तो सभी यूज़ करे जाते हैं, बट स्पेसिफिकली प्लांट केवल पेपर बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, वो कौन सा कोनिफर, जैसे हम पल्प वुड भी बोलते हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में यूज़ करा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो 19 का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो आपका है ए, जिसका नाम है पीसिया। ठीक है, पाइसिया स्पीसी। पाइसिया का मतलब होता है, जैसे कॉमनली उसके प्लांट को क्या बोलते हैं, स्प्रूस बोलते हैं, इसे देखें पाइसिया। ठीक है, ये जो प्लांट, ये कोनिफर प्लांट होता है, और इसे कॉमनली क्या बोलते हैं हम, स्प्रूस बोलते हैं, स्प्रूस ट्री। तो ये जो होता है इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इट इज़ मोर सूटेबल फॉर पेपर मेकिंग, इसे ध्यान रखना है, पाइसिया। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। रेजिन इज, आपने देखा होगा रेजिन क्या है, लीफ प्रोडक्ट है, रूट से मिलता है, स्टेम प्रोडक्ट वुड से, या ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट के जो रेजिन कैनल कहाँ होती है, जो इसकी वुड्स होती है पाइनस के प्लांट में, जो सेकेंडरी वुड, मतलब सेकेंडरी वुड जाइलम, मतलब जिसे हम ओरिजिनल वुड बोलते हैं, उससे मिलती है, उसमें इसकी कैनाल्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द रेजिन। आप फिर से रेजिन के बारे में थोड़ा सा कई क्वेश्चन देख लें, क्योंकि रेजिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिन के बारे में देखें, वुड प्रोडक्ट ऑफ कोनिफर, बिल्कुल सही बात है। स्टिकी होता है, चिपकना, एरोमेटिक मतलब इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, इंसेक्ट और फंजाई के लिए को दूर भगाता है, मतलब डिटरेंट होता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन मतलब एक सॉल्वेंट होता है, और रोजिन इसके अंदर जो डिजॉल्व मटेरियल होता है, जिसे हम बोलते हैं बैक्स, इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब टर्पेंटाइन और रोजिन का मिक्सचर कहलाता है आपका रेजिन। देखिए जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है ये सही है, रेजिन इज इक्वल टू टर्पेंटाइन एंड रोजिन। ठीक है, रोजिन क्या होता है, बैक्स होता है, और टर्पेंटाइन सॉल्वेंट होता है। बैक्स जो होता है सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, उस स्ट्रक्चर को, उस मटेरियल को हम बोलते हैं रेजिन। डी ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर आपका गाइस डी। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन के बारे में देखते हैं क्या सही बात है। इट इज़ लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ रेजिन, बिल्कुल सही बात है। टर्पेंटाइन जो होता है उसका सॉल्वेंट है किसका, रेजिन का, लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ रेजिन। और इट इज़ ए प्रीमियर पेंट एंड वार्निश में आपने देखा वो टर्पेंटाइन है, तो बहुत ज़्यादा सही बात है। इट इज़ यूज इन मेक डिओडोरेंट एंड सेविंग क्रीम, ड्रग्स एंड लाइमोलिन। इस जितने भी केमिकल हैं गाइस, वो सॉरी ये प्रोडक्ट है, इन सब में जो होता है टर्पेंटाइन का यूज़ किया जाता है, जैसे डिओडोरेंट एंड सेविंग क्रीम, ड्रग्स एंड लाइमोलिन के मेकिंग में गाइस। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपका डी आपको पता होना चाहिए, एक टर्पेंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट दी रोजिन। अब देखिए रोजिन के बारे में आपको पता बताया था, क्योंकि इसका जो बैक्स होता है जो रेजिन के फार्मेशन में काम आता है। ए बैक्सी सबस्टेंस एंड पार्ट ऑफ रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कोनिफर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 बात बता रहे हैं, तीनों इसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो ब्लेड गेम होता है ना ब्लेड, वो ड्रिप करते हैं अपने शूज़ को इसमें रेजिन के साथ, क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी रहे स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद जो वायलिन वादक होते हैं तब, ठीक है, वो ड्रैग करते हैं, उनके जो स्टिक्स होती हैं उन्हें बहुत को ब्लॉक जो उनके होते हैं
किस लिए? फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, जो उनका स्ट्रिंग के साथ फ्रैक्शन बढ़ जाए। इसके बाद जो बेसबॉल का वो होते हैं, बेसबॉल पिचेस यूज रोजन टू इम्प्रूव ग्रिप ऑन बॉल। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा आइटम है स्पोर्ट्स के लिए, जो स्पोर्ट्स वाले काम होते हैं। आपने 3 स्पोर्ट देखे, एक तो वेलियार्ड्स, वायलिनिस्ट एंड बेसबॉल वाले जो होते हैं, इन तीनों में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज देखने को मिलता है रोजन का। ठीक है, रोजन का करेक्ट आंसर आपका डी। ये क्या है? बैक से सबस्टेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मुझे लगता है इस सेक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिफर वुड, या विच कोनिफर वुड इज यूज इन द पेंसिल एंड सिगार बॉक्सेस के बनाने में कौन सी वुड यूज करी जाती है गाइस? तो पाइनस, सेबी, जूनिपर एंड सिट्रस गई। तो हमने आपको बताया था जूनिपर, जिसके प्लांट को हम देवदार कहते हैं, वो प्लांट यहाँ पे काम में आता है। करेक्ट आंसर आपका जूनिपेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं, विच कोनिफर वुड यूजफुल इन म्यूजिक इंडस्ट्री। देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में हमने वो बताई थी सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छी वुड मानी जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बट इसके अलावा वो चूँकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत एक रेयर आइटम है। उसके अलावा जनरल में अगर हम बात करें तो विच कोनिफर वुड यूजफुल इन म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेशली बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर द साउंड बोर्ड्स इन वायलेंस एंड रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइज। तो आपका रेड स्प्रूस, जिसे हम पाइसिया रूबिन्स बोलते हैं, और सिल्वर फिर एबीज अल्वा, या बोथ, या पाइनस रॉक्सबर्गी। देखो पाइनस रॉक्सबर्गी तो नहीं हो सकता गाइस, ये इसके लिए सिल्वर फिर जो होता है, या रेड स्प्रूस गाइस। जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेड स्प्रूस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो पाइसिया होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पीसिया, तो ध्यान रखना है रेड स्प्रूस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। कनाडा बाल्सम एन एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन पेस्ट फॉर इन पास्ट, मतलब पुराने टाइम में, फॉर सीमेंटिंग ऑप्टिकल लेंसेज एंड स्टिल यूज इन मेकिंग द परमानेंट माउंट ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे कनाडा बाल्सम, आपको लेबोरेटरी में खूब यूज करा होगा आपने ग्रेजुएशन के टाइम में। हाँ, कनाडा बाल्सम, ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट यूज इन द पास्ट फॉर सीमेंटिंग द ऑप्टिकल लेंसेज। एक तो जो यूज है ऑप्टिकल लेंस को मतलब जोड़ने में, दूसरा मेकिंग द परमानेंट, जब हम स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो मतलब इसका काम देखने को मिलता है। तो ये किस प्लांट से मिलता है? देखिए इसका नाम भी जो स्पीसीज है बाल्सिमिया कहलाती है। अब वो बाल्सिमिया स्पीसीज है, जीनस किस प्लांट का? एबीज का, पीसिया का, जूनिपर्स का एंड पाइनस का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी आपका ए, एबीज बाल्सिमिया किस प्लांट होता है जो कोनिफेरस प्लांट है, उससे मिलता है कनाडा बाल्सम। ठीक है, 2 एप्लीकेशन ध्यान रखना, सीमेंटिंग ऑप्टिकल लेंसेज एज वेल एज परमानेंट माउंट इन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 27 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। इट इज आल्सो कॉल्ड कनाडा टर्पेंटाइन एंड बीकम्स एमॉर्फस व्हेन ड्राई। एमॉर्फस का मतलब थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है जब इसे सुखाते हैं। इसका दूसरा नाम कनाडा टर्पेंटाइन भी हो सकता है। इट इज़ एन एसेंशियल ऑफ बाल्सम फिर। बाल्सम फिर उस कॉमन है जिसका नाम अभी बताया था, एविज बाल्समिया, उसी को कहते हैं। इट इज़ एन ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन रोजिन का एक मॉडिफाइड वर्जन, जो कि बाल्सम फिर एक ट्री होता है, कहाँ का? टैगा फॉरेस्ट का, उससे मिलता है। ठीक है, उसका ओलियोरेजिन होता है इस प्लांट का, जिसका नाम है बाल्सम फिर कॉमन। कहाँ मिलता है? टैगा में। इसके अलावा ऑन डिजोल्यूशन इन एसेंशियल ऑयल इट गिव्स येलोइश टू ग्रीनिश कलर। जब इसे एसेंशियल ऑयल में डिजॉल्व करते हैं कनाडा बाल्सम को, तो ये हमें पीला टू ग्रीन, मतलब येलोइश टू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सीमेंट यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी फॉर माउंटिंग स्पीसीज एंड फॉर ग्लास इन ऑप्टिकल वर्क। ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोनों पॉइंट आपको। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं, कनाडा बाल्सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एबीज बाल्समिया। जी अच्छा क्वेश्चन, किस पार्ट से मिलता है गाइस? बार्क, लीव्स, फ्लावर, फ्लावर बड्स। तो आपको पता होना चाहिए गाइस ये कहाँ से मिलेगा? बार्क से। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही, हमने कलर चेंज नहीं करा, थोड़ा देखें इसे। बरगेंडी पिच, जो एक टाइप का क्या होता है गाइस? रेजिन होता है। बरगेंडी पिच ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बरगेंडी पिच किससे मिलता है गाइस? आइविस अल्बा, जिसे सिल्वर फिल बोलते हैं। एगाथिस ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस? अभी हमको बताएंगे। कौड़ी पाइन बोलते हैं इसे गाइस, जिसे क्या बोलते हैं? कौड़ी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। कौड़ी पाइन, ये पाइन नहीं है गाइस, ये पाइनस नहीं होता है। और इसके अलावा ऑप्शन हैं आपके पास एगाथिस रोबस्टा और पाइनस जिरार्डियाना गाइस। तो जो करेक्ट आंसर है बरगेंडी पिच के लिए वो आपका है ए। अल्बा जो होता है एवीज प्लांट होता है, एवीज से ही मिलता है। देखिए कनाडा भी एवीज से मिला था, कनाडा बाल्सम, और बरगंडी पिच भी आपको किससे मिला था? वो भी एवीज से मिला। स्पीसीज जरूर चेंज है, एवीज अल्बा से बरगंडी पिच और एवीज बाल्समिया से कनाडा बाल्सम। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं कौड़ी पाइन। देखिए कौड़ी पाइन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाइन नहीं, जैसे हम कहते हैं ब्लू पाइन, खासी पाइन, ये सब पाइनस है, बट ये कौड़ी पाइन जो है पाइनस का ट्री नहीं होता है। ये 2 अगाथिस जीनस है उसकी स्पीसीज होती है, चाहे वो अगाथिस ऑस्ट्रेलिया ले लो या अगाथिस रोबस्टा ले लो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 30 का आपका होगा सी। बोथ स्पीसीज कौड़ी पाइन कहला सकती हैं, एगाथिस ऑस्ट्रेलिस और अगाथिस रोबस्टा। करेक्ट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 31 का डामर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है गाइस। डामर ए प्रोडक्ट ऑफ, डामर जो होता है एक प्रोडक्ट होता है, केमिकल होता है एक, वो आपका प्रोडक्ट इसका टेरोडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म कोनिफर का, जिम्नोस्पर्म साइकस का और डी ब्रायोफाइट का। तो गाइस ये करेक्ट आंसर आपका बी जिम्नोस्पर्म स्पेशली कोनिफर्स का। क्वेश्चन नंबर 32, डामर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अंबर, जो फॉसिल फॉर्म होती है, ठीक है, डामर नॉर्मल और उसका जो फॉसिल वर्जन अंबर प्रोड्यूस बाई। अब ये प्लांट पूछा कौन सा प्लांट से मिलता है? कॉली पाइन, खासी पाइन, स्कॉटिश पाइन और सागो पाइन। सागो पाइन तो होगा साइकस, ठीक है। तो ये मिलता है कोनिफर प्रोडक्ट ऊपर बताया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब पाइन, ये पाइन तो पाइन है, पाइनस, और ये पाइन भी पाइनस वाला पाइन है, और ये है कॉली पाइन। तो भाई जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 32 का वो आपका है कॉली पाइन, ठीक है। कॉली पाइन, कॉर लिखा आई और लिखा है कॉरी पाइन, ये कॉरी पाइन है। कॉरी पाइन से मिलता है डामर, जो कि पाइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 में डामर जो कि मिक्सचर है रीजन का प्रोड्यूस बाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पाइनस तो है नहीं, एफेड्रा से भी नहीं है, साइकस से भी नहीं है, तो किससे? एगाथिस स्पीसीज। करेक्ट आंसर 33 का ए, एगाथिस स्पीसीज, ठीक है, जिन्हें हम कॉली पाइन बोलते हैं, उससे मिलता है। फिर देखते हैं एक बार क्वेश्चन, कभी बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि यही 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनमें ज़्यादा फॉलोइंग ट्रू अबाउट दी अंबर, जैसे हमने बोला है डामर, ठीक है। देखिए रेजन के लिए भी अंबर बोला गया था, और यहाँ पे फॉसिलाइज रेजन, यहाँ पर डामर के लिए अंबर बात करना है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द डामर? डामर ए रेजन ऑब्टेन फ्रॉम द एगाथिस कॉरी पाइन, बिल्कुल सही है। अंबर ऑब्टेन प्राइमरली इन द फॉसिल फॉर्म फ्रॉम द फार्मर एंड प्रेजेंट कॉरी पाइन। मतलब दोनों, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं पुराने वाले फॉरेस्ट एरिया जिनमें मतलब फॉसिलाइजेशन है, और जो प्रेजेंट एरिया, दोनों से मिल सकता है। मोस्ट अंबर ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटेंट कोनिफर, जो मतलब डैमेज हो चुके हैं आज के फॉसिल फार्म में, मोस्टली अंबर उन्हीं से निकाला जाता है, जो आपके 60 to 70 मिलियन ईयर्स पहले रहे थे, आज वो फॉसिल्स हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनसे मिलता है। और प्रिजर्वेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंसेक्ट है बिन अकर, जो हम देखते हैं ना कि एवोल्यूशन के जो कंडीशन बनाते हैं, हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं, जो हमें इंसेक्ट वगैरह मिलते हैं, तो वो अंबर में ही मतलब चिपके हुए मिलते हैं, जिससे वो आज तक सेफ रहे, मतलब आज तक हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में। तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंसेक्ट हैव अकर्ड इन अंबर, वो अंबर के अंदर मतलब उनका डेड बॉडी मिलती है, तो इसलिए वो आज तक सेफ रहे हैं, आज हम एग्जीबिशन में मिलते हैं खुदाई करने पे, ठीक है। इस करेक्ट आंसर ए। ये जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द अंबर या अबाउट द डामर आर कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि मोस्टली जो कहाँ से मिलता है, एक्सटेंट कहाँ से मिलता है, प्री हिस्टोरिक इंसेक्ट बॉडी वो इसी में चिपकी हुई मिलती है, और ये प्रेजेंट और फार्मर दोनों टाइप के फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं जहाँ पे पाइन रहा होगा, और इट इज़ रीजन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉली पाइन। क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं, इनमें से फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए न्यूट्रिशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म की वैल्यू बात करते हैं। ए स्पीसीज ऑफ नीटम इन जावा कल्चर, जावा मतलब इंडोनेशियन कल्चर, फॉर सूट कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ए स्पीसीज ऑफ नीटम इन जावा कल्चर, ठीक है, काम लगा के सूट कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, बिल्कुल बताया था आपको, जो फोलिएज होता है। सीड्स ऑफ गिंगो बाइलोबा, एक सिंगल प्लांट होने वाला लिविंग फॉसिल, इसके सीड काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और न्यूट्रिटियस होते हैं, बड़े सीड होते हैं, तो बताया था क्वालिटी है इसकी। रोस्टेड सीड्स ऑफ साइकस के यूज्ड एज फूड, ठीक है, साइकस के भी सीड खाए जाते हैं। तो ये बातें जो हैं बिल्कुल सही है, गिंगो बाइलोबा, साइकस और आपका नीटम, ये पाइनस को छोड़ के सब बता रहे हैं हम आपको गाइस, देखिए है, इन्हें पाइनस का कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में बॉटनी का नेम ऑफ यू प्लांट, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, यू के बारे में पूरा प्लान बता चुके हैं कि मेंबर जो टैक्जेसी होती है, जो उसके मेंबर को हम बोलते हैं यू प्लांट जनरल। अब यहाँ पे देखिए टैक्जेसी का केवल एक ही नंबर है, तो ये करेक्ट आंसर है, टैक्जेस ब्रेविफोलिया को कहते हैं, कोई सिंपल नहीं है यू प्लांट। जबकि सच्चाई क्या है गाइस, मैंने आपको बताया था कि टैक्जेस यू प्लांट पूरे ग्रुप को टैक्जेसी के सभी मेंबर कहते हैं, मगर यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, टैक्जेस ब्रेविफोलिया, क्योंकि एक ही प्लांट है यहाँ पर टैक्जेस का है, तो बस क्लियर आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, टैक्सोल एक एंटी कैंसर मेडिसिन है जो ऑब्टेंड होती है विच पार्ट ऑफ टैक्सेस ब्रेविफोलिया, जो टैक्सेस ट्री ऊपर ने बताया था यू प्लांट, उसके किस पार्ट से मिलती है, मिलती तो उससे ही, मगर उसके किस पार्ट से मिलती है, जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक ट्री है, सीड से, बार्क से, फ्लावर बड से एंड फ्रूट पल्प से। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो आपका है बी, बार्क से मिलती है टैक्सोल, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग होती है, करेक्ट आंसर आपका बी। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ टैक्सोल इन कैंसर, कैंसर में कैसे करके काम करता है उसकी बात देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिशन करता है, जैसे हम सेल डिवीजन दिखाते हैं तो इसमें क्रोमोसोम इस तरीके से जो हमारे मतलब उन्हें धागे जो होते हैं उन्हें खींचते हैं, इस तरीके जो माइक्रोट्यूब्यूल का इनिबिशन करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा। फ्रीज द कैंसर सेल अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले ही उन्हें ये फ्रीज कर देता है, मतलब सीज कर देता है। इनहिबिट द डीएनएज एंड लाइगेज, जो एंजाइम्स होते हैं डीएनए जो लाइगेज उन्हें इनहिबिट रोक देता है, या एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। ये जो केमिकल है जिसका नाम है टैक्सोल, ये कैंसर सेल को
डिवीज़न बंद कर देता है, जो कार्ड बनती है उसका डिवीज़न को रोक देता है बिफोर। जब वो शुरू तो कर देती है मगर उसके स्टार्टिंग में ही रोक देती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से होने पहले नहीं बल्कि ड्यूरिंग के बिल्कुल जस्ट बिगिनिंग में रोक देती है, फ्रीज कर देती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। इसकी जो मैकेनिज्म है रोकने की, कैंसर में जो हेल्प करता है। इफेड्रिन एक ड्रग होती है वाइडली, इफेड्रिन यूज वाइडली। इफेड्रिन का काम कहाँ है, ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और वो आपकी यहाँ पे दिख रही है आपको अस्थमा का, उसे भी देख लेते हैं नीचे। अर्थराइटिस है, टीबी है, कैंसर है, तो इसमें आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है वो अस्थमा होती है, इसमें यूज होता है। अब बात करते हैं इफेड्रिन की क्वालिटी। टोटल एक क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू अबाउट द इफेड्रिन, इफेड्रिन के बारे में। देखिए इफेड्रिन कहाँ से मिलती है, इफेड्रा जो प्लांट होता है जो कि निटेसी या इफेड्रेसी मेंबर होता है, जिम्नोस्पर्म्स होता है। इसके अलावा जो ड्रग है इफेड्रिन वो आपकी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा में इस्तेमाल होती है। कैसे करके, ब्रेंकोडिलेटर के फॉर्म में, जो हमारे उन्हें होती है ब्लड प्रेशर को लूज़ करने का काम आती है। अगर ब्लड प्रेशर टाइट हो गया, मतलब बढ़ गया, तो उसे बाइसोडिलेटर करके जो हमारी आर्टरी जो वेन्स है उन्हें उनकी डायमीटर को बढ़ा देगी, जिससे ब्लड प्रेशर को लो कर देगी। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नाउ यूज्ड फ्रॉम ए चाइनीज़ स्पीसीज़। आज के टाइम में जो इफेड्रिन निकली वो चाइना की नेटिव स्पीसीज़ है इफेड्रा की, उससे निकाली जा रही है जो कमर्शियल लेवल पे। और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये स्टेटमेंट है ABCD, या जो इन्फॉर्मेशन है इफेड्रिन के बारे में गाइस कंप्लीटली राइट है। सो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। And lastly, I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.